अयम निजा परो वेति गणना लघुचेतसाम उदाचरिता नाम तु वसुधैव कुटुंबकम। अर्थात यह मेरा है, यह तेरा है, यह उसका है, ऐसी जो सोच होती है वह संकुचित मानसिकता वाले लोगों की होती है। लेकिन इसके विपरीत जो उदार चरित्र के लोग होते हैं उनके लिए तो यह संपूर्ण धरती ही उनके लिए एक परिवार जैसे होती है। नमस्कार दोस्तों, सरकारी परीक्षा के इस YouTube चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। और आप सब लोग सोच रहे होंगे कि आज कोई संस्कृत की क्लास होने वाली है क्या, या कोई कथा वाचन होने वाला है क्या। तो मैं आपको बता दूं, ना तो कोई संस्कृत की क्लास होने वाली है और ना ही कोई कथा वाचन होने वाला है। मैंने ये श्लोक सिर्फ इसलिए बोला क्योंकि इसमें वसुधैव कुटुंबकम का जिक्र है। जी हाँ, वसुधैव कुटुंबकम का जिक्र जो बेसिकली इस श्लोक में लिया गया है, ये जो श्लोक है वह महाउपनिषद से लिया गया है। लेकिन वसुधैव कुटुंबकम का जिक्र ऋग्वेद में भी देखने को मिलता है। और वसुधैव कुटुंबकम का मतलब आप सभी जानते हैं, मतलब ये है कि पूरी दुनिया जो है वो एक परिवार जैसे है। मतलब कि इस परिवार में आने वाले सभी लोगों को इक्वली ट्रीट करना चाहिए। इसमें किसी जाति, धर्म या किसी भी कम्युनिटी का कोई भी फैक्टर इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए, राइट। और अगर आप इसकी मीनिंग यहाँ पे इंग्लिश में समझना चाहें तो यहाँ पे जो कोड दिया गया है बेसिकली उसका भी मतलब यही है, ऑल आर इक्वल इन द आइज ऑफ गॉड। यानी जिसको भी आप गॉड मानते हैं, ईश्वर मानते हैं, अल्लाह मानते हैं, उसकी नजर में सारे लोग समान हैं, राइट। तो चलिए हम यहाँ पे जो डिस्कस करने वाले हैं, हमारा जो आज का टॉपिक है वो है द स्टैच्यू ऑफ इक्वालिटी, राइट। ये हमारे देश में जिस तरीके से स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की अनवीलिंग की गई है, स्टैच्यू ऑफ पीस की अनवीलिंग की गई है, उसी कॉन्सेप्ट पे द स्टैच्यू ऑफ इक्वालिटी को भी अनवील किया गया है, राइट। तो ये स्टैच्यू ऑफ इक्वालिटी है वो क्यों खास है और उसका वसुधैव कुटुंबकम से क्या रिलेशन है, तो मैं आपको बता दूं कि यह जो वसुधैव कुटुंबकम कॉन्सेप्ट है इसको पूरी वर्ल्ड कम्युनिटी में जो पॉपुलराइज कराने का श्रेय जाता है वह स्वामी रामानुजाचार्य को जाता है। जी हाँ, स्वामी रामानुजाचार्य के ऊपर ही बेस्ड ये स्टैच्यू है, या उन्हीं की ये स्टैच्यू है जिसको अनवील किया जा चुका है। तो आज के इस टॉपिक में हम इसी को डिस्कस करेंगे कि यह जो स्टैच्यू है उसकी खासियत क्या है, इसमें किस तरीके की कारीगरी की गई है, राइट। तो चलिए बढ़ते हैं, देखते हैं। पहले इसको थोड़ा से इसका इंट्रो ले लेते हैं कि जो स्टैच्यू है वो है क्या। तो मैं आपको बता दूं कि ये जो स्टैच्यू है यानी कि स्टैच्यू ऑफ इक्वालिटी, ये स्वामी रामानुजाचार्य को डेडिकेटेड है। तो ये बिल्कुल आपको अच्छे तरीके से याद हो जाना चाहिए। और इसकी जो लोकेशन है वो मुचिंतल श्री रमंगर, शमशाबाद, तेलंगाना, नियर हैदराबाद सिटी है, राइट। बेसिकली इसको आप तेलंगाना में समझिए, शमशाबाद, राइट। और इसकी जो इनॉग्रेशन है वो 5 फरवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा की जा चुकी है, राइट। और मैं आपको बता दूं कि इट इज द सेकंड लार्जेस्ट सिटिंग स्टैच्यू इन द वर्ल्ड। पूरी दुनिया में यह सिटिंग स्टैच्यू जो है वह दूसरे पोजीशन पे आती है। तो पहले पोजीशन पे कौन आती है आपको मालूम होना चाहिए। पहले पोजीशन पे जो सिटिंग स्टैच्यू है वो है थाईलैंड में भगवान बुद्ध की मूर्ति, राइट। तो उस मूर्ति के डायमेंशंस क्या हैं, क्या फीचर्स हैं, क्या खासियत है, वो आप अलग से पढ़िएगा। अभी यहाँ उसको डिस्कस नहीं करेंगे बिकॉज ये बहुत लंबा हो जाएगा। सिर्फ हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं स्टैच्यू ऑफ इक्वालिटी को, राइट। तो देखिए यहाँ पे अगर हम इसके की पॉइंट्स पे जाएं तो मैं आपको बता दूं कि यह जो स्टैच्यू है यानी कि स्टैच्यू ऑफ इक्वालिटी है वह 1000 करोड़ का एक प्रोजेक्ट है बेसिकली, राइट। और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि ये जो 1000 करोड़ इकट्ठा किया गया है वो डिवोटीज के द्वारा इकट्ठा किया गया है। यानी यूं समझ सकते हैं कि यह जो पूरा का पूरा पैसा है वह दान से मिला हुआ पैसा है और इसी पैसे का यूज किया गया है स्टैच्यू ऑफ इक्वालिटी को एक तरीके से प्रोजेक्ट करने के लिए, राइट। तो अपने आप में भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आप ये अमाउंट भी दिमाग में रखिए, इसका टर्म में भी क्वेश्चन बन सकता है। और दूसरी बात यह है कि श्री रामानुजन स्टैच्यू जो है वो 40 एकर्स के एरिया में कंस्ट्रक्ट किया गया है और पूरा का पूरा जो कॉम्प्लेक्स है वो 200 एकड़ आश्रम है, राइट। तो ये अपने आप में इंपॉर्टेंट है, ये एरिया भी दिमाग में रखिए। अगर हम तीसरा पॉइंट यहाँ पे देखें तो स्टैच्यू जो है वो चिन्ना जियार के द्वारा कंसेप्चुलाइज किया गया है, या उन्हीं के द्वारा एक तरीके से ये डिजाइन किया जाता है, उन्हीं के द्वारा इस डिजाइन को फाइनल किया जाता है। क्या नाम है? चिन्ना जियार। ये भी एक संत हैं वैष्णव संप्रदाय में। इनका क्या रोल रहा है या किस तरीके के टीचिंग्स देते आ रहे हैं, इनको भी आप अलग से जरूर पढ़िएगा चिन्ना जियार को, बिकॉज इनका जो एक तरीके से इन्वॉल्वमेंट है इस स्टैच्यू में वो डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट है, या यूं कह लें कि ये जो स्टैच्यू है
वो इन्हीं के सुपरविजन में बनी है, या पूरा का पूरा जो डिजाइन तैयार हुआ, पूरा का पूरा जो कॉन्सेप्ट तैयार हुआ है इस स्टैच्यू को लेकर, वो चिन्ना जीआर के ही सुपरविजन में हुआ है। तो इनको आप जरूर अलग से पढ़िएगा, राइट। और अगर हम यहाँ पे देखें कि ये जो स्टैच्यू है उसमें कौन कौन सी खासियतें, किस तरीके की कारीगरी की गई है, तो मैं आपको बता दूं कि इसमें 54 पेटल्स ऑफ लोटस हैं, यानी कि कमल के यहाँ पे पंखुड़ियां बताई जा रही हैं। कितनी? 54, राइट। इस मूर्ति में कमल की 54 पंखुड़ियां हैं, 36 एलिफेंट्स हैं बिलो पेटल्स, 18 सेल्स हैं एंड 18 चक्रास हैं, राइट। और 100 टेम्पल्स यहाँ पे बनाए गए हैं वैष्णो सेक्टर नियर द स्टैच्यू, राइट। तो ये इंपॉर्टेंट है, मैं आपको इसको एक इमेज में दिखा देता हूं। देखिए यहाँ पे बताया जा रहा है 54 लोटस पेटल्स, तो ये जो है वो क्या है? लोटस पेटल्स हैं, आपको जरूर यहाँ पे दिख रहा होगा। और ये क्या है? एलिफेंट्स हैं। कितने यहाँ टोटल? 36 एलिफेंट्स, राइट। और यहाँ पे देखिए 108 स्टेप्स भी दिए गए हैं, मतलब यहाँ से नीचे से ऊपर जाने के लिए कितने हैं? 108 स्टेप्स, यानी कि 108 सीढ़ियाँ, राइट। बहुत इंपॉर्टेंट है। और 108 सीढ़ियों को ही बेस मानकर यहाँ पे 108 टेम्पल्स का निर्माण किया जाता है इसके आसपास, इस मेन स्टैच्यू के आसपास, राइट। तो आई होप आपके यहाँ पे समझ में आ गया होगा कि जो चक्रास हैं वो क्या है। चक्रास देखिए ये यहाँ पे है, राइट। और लोटस पेटल्स आपको यहाँ पे दिख गया, यहाँ पे एलिफेंट्स भी आपको दिख रहे हैं और 108 स्टेप्स भी दिख रहे हैं, राइट। तो इस स्टैच्यू के ये की पॉइंट्स हैं। अब अगर हम यहाँ पे देखें कि इस स्टैच्यू के फीचर्स क्या हैं, तो वह मैं आपको बता दूं कि इसके फीचर ये है कि इसको 54 फीट हाई बेस बिल्डिंग पे एक तरीके से माउंटेड किया गया है, मतलब कि एक बेस पे इसको खड़ा किया गया है इस स्टैच्यू को। और इस बेस का नाम है भद्रवेदी। क्या नाम है? भद्रवेदी। ये भी आप अच्छे से याद कर ले। और इसकी जो हाइट है वो कितनी है? 54 फीट हाई, राइट। और अगर आप यहाँ पे भद्रवेदी को समझना चाहें तो मैं आपको बता दूं भद्रवेदी बेस में भी कई सारे फ्लोर्स हैं, और इन फ्लोर्स में एक तरीके से वैदिक डिजिटल लाइब्रेरी रखी गई है, रिसर्च सेंटर बनाया गया है, एंशिएंट इंडियन टेक्स्ट को रखा गया है, एक थिएटर को बनाया गया है और एक एजुकेशनल गैलरी को भी रखा गया है। और इस एजुकेशनल गैलरी में बेसिकली जो श्री रामानुजाचार्य के वर्क्स हैं, जो राइटिंग्स हैं, उसको डिस्प्ले किया गया है, राइट। अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है, भद्रवेदी को दिमाग में जरूर रखिएगा। और इस भद्रवेदी में जो डिफरेंट फ्लोर्स हैं उस पे जो ये डिफरेंट यहाँ पे बात की जा रही है, एंशिएंट इंडियन टेक्स्ट, थिएटर, एजुकेशनल गैलरी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, दिमाग में रखिए, इसका टर्म में भी क्वेश्चन बन सकता है। और अगर हम यहाँ पे बात करें कि यह जो स्टैच्यू है वो किस चीज की बनाई गई है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपको मैं बता दूं कि यह जो स्टैच्यू है वह पंच लोहा से बनाया गया है, यानी कि पंच धातुओं से मिलकर बनाया गया है इसको। मैं आपको बता दूं कि ये जो पंच धातु हैं वो हैं गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, टिन एंड जिंक। जी हाँ, यहाँ पे गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, टिन एंड जिंक धातुओं से मिलकर इस स्टैच्यू को तैयार किया जाता है। अब आप यहाँ पे जरूर समझ पाए होंगे कि गोल्ड सिल्वर होने की वजह से ही शायद यहाँ पे स्टैच्यू ऑफ इक्वालिटी की जो कॉस्ट आ रही है, या पूरा का पूरा जो प्रोजेक्ट है उसकी जो कॉस्ट आ रही है वो 1000 करोड़ के आसपास जा रही है। बिल्कुल, यहाँ पे गोल्ड सिल्वर एक तरीके से अपने आप में महंगा तो होता ही है, तो कहीं ना कहीं वो कॉस्ट को बढ़ा रही है, राइट। तो ये 5 धातुओं का नाम आप जरूर याद रखिए, गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, टिन एंड जिंक। देखिए 5 धातु में यहाँ पे क्यों रखा गया है, तो इसका अगर हम यहाँ पे सनातन धर्म में एक तरीके से इसका अगर इसका हम सेक्ट देखने की कोशिश करें तो बेसिकली ये जो पंच धातु होती है उसमें माना जाता है कि यह आदमी की जिंदगी में या मानव जाति की जिंदगी में एक बैलेंस लाता है, एक संतुलन लाता है। यानी कि जब आप पंच धातु के संपर्क में रहते हैं या पंच धातु से बनी हुई चीज को धारण करते हैं तो आपकी जिंदगी में एक संतुलन आता है, आपके व्यक्तित्व में एक संतुलन आता है, राइट। तो एक तरीके से ये जो पंच धातु है उसका सनातनी रिलेशन है, राइट। तो ये आप दिमाग में जरूर रखिए। यहाँ पे परसेंटेज में हम नहीं जाएंगे कि यहाँ पे किस मेटल का कितना क्या परसेंट है, वो बहुत डीप हो जाएगा। आप सिर्फ यहाँ पे ये जानिए कि गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, टिन एंड जिंक से मिलकर इस स्टैच्यू को बनाया गया है, राइट। अब यहाँ पे देख लेते हैं कि जो ये स्टैच्यू है उसका आर्किटेक्चर किस तरीके से रहा है, इसको किस तरीके से प्लान किया जाता है और किस तरीके से तैयार किया जाता है। तो मैं आपको बता दूं कि जो डिफरेंट क्राफ्ट्समैन हैं, चाहे वो माउंट आबू के क्राफ्ट्समैन हो, जयपुर के हों, तमिलनाडु के हों, आंध्र प्रदेश के हों, इन सब को एक तरीके से निमंत्रित किया जाता है ताकि इस स्टैच्यू के रिगार्डिंग जो डिफरेंट टास्क हैं उसको किया जा सके और इसके रिगार्डिंग एक फाइनल डिसीजन लिया जा सके। देखिए यहाँ पे जो जिक्र आ रहा है माउंट आबू, जयपुर, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, ये अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ के जो कारीगर हैं, खासतौर पे माउंट आबू,
माउंट आबू की भी जो शिल्पकारी रही है वो अपने आप में बहुत पुरानी रही है और बहुत ही फेमस कलाकारी रही है, राइट। तो आप इसको अलग तरीके से पढ़ सकते हैं कि माउंट आबू की जो शिल्पकारी है वो क्या है, उसमें क्या खासियत है, जयपुरिया जो स्टाइल है उसमें क्या खासियत है, राइट। तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में एक तरीके से कौन सा कल्चर रहा है शिल्पकारी में, राइट। ये भी आपके आर्ट एंड कल्चर का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, आप इसको जरूर अलग से पढ़ सकते हैं। अगर हम यहाँ पे बात करें कि फाइनली ये जो स्टैचू है वो कहाँ बनाई जाती है, तो मैं आपको बता दूं कि इस स्टैचू के हर एक पार्ट को चाइना में बनाया जाता है और इसको असेंबल किया जाता है मुचिनतल में। जी हाँ, और इसको असेंबल करने में ही पूरे 9 महीने लग जाते हैं। तो सोच सकते हैं कि कितनी बड़ी मूर्ति है, राइट। और अगर इसके हम वजन की बात करें तो इसका वजन है 650 टन और इसको 850 टन ऑफ स्टील इनर कॉर्नर पे एक तरीके से स्टैंड किया गया है। मतलब कि एक तरीके से जो बेस बनाया गया है इस स्टैच्यू के लिए, जिस पे माउंट किया गया है इस पूरे स्टैच्यू को, तो उसके लिए जो स्टील इनर कॉर्नर बना है वो 850 टन वजन का है, राइट। तो ये आप वेट भी दिमाग में रखिए, राइट। और यहाँ पे बात आ रही है गोल्डन कलर की। इस स्टैच्यू का जो कलर है वो गोल्डन कलर है और इस कलर की पूरी गारंटी ली है चाइना ने, राइट। तो आप यहाँ पे दिमाग में जरूर रखिए, राइट। इनके टर्म में भी क्वेश्चन बन सकते हैं। और अब जान लेते हैं कि इस स्टैच्यू का डायमेंशन क्या है, किस तरीके से यहाँ पे ये डायमेंशनलाइज किया गया है। तो मैं आपको बता दूं सबसे पहले कि इस स्टैच्यू की जो टोटल हाइट है वो 216 फीट है फ्रॉम द ग्राउंड, यानी कि जमीन से इसकी जो टोटल ऊंचाई है वो 216 फीट है। जी हाँ, देखिए 216 फीट ही क्यों रखी गई, इसके पीछे भी एक रीजन है, वो मैं आपको बता देता हूँ। 216 का मतलब यहाँ पे देखिए कि इसमें जो डिजिट्स हैं वो क्या हैं, 216 का मतलब ये है कि 2 + 1 + 6 अगर आप करेंगे तो आपको मिलेगा 9, और 9 जो होता है एक सनातनी अंक बोला जाता है या संतुलित अंक बोला जाता है, या एक तरीके से ये जो ओम का जो एक थीम है या ओम का जो कॉन्सेप्ट है उस कॉन्सेप्ट को सिंबलाइज करता है 9 डिजिट, राइट। तो इस आधार पर यहाँ पे 216 फीट ऊंचाई रखी जाती है इस पूरे स्टैच्यू की, राइट। और अगर हम यहाँ पे सिर्फ हम रामानुजाचार्य की हाइट की बात करें, यानी कि इस स्टैच्यू में सिर्फ रामानुजाचार्य की जो हाइट है वो 100 फीट है। क्या है, 100 फीट है। यानी कि बाकी जो हाइट है वो जो एक तरीके से भद्र वेदी है उसको मिला सकते हैं, और भी जो बेस वहां पे बनाया गया है उसको मिलाकर यहाँ पे टोटल जो हाइट बनती है वो 216 फीट बनती है। लेकिन जो यहाँ पे श्री रामानुजाचार्य की जो एक्चुअल हाइट है इस स्टैच्यू में वो टोटल 100 फीट है, ये भी दिमाग में आप रखिए, राइट। और 216 क्यों रखा गया है उसका रीजन मैंने आपको बता दिया है। अब अगर हम यहाँ पे बात करें कि जो भद्रवेदी है वो कैसे है, तो यहाँ पे भद्रवेदी की जो हाइट है वो 54 फीट है, राइट। त्रिदंडम जो है 135 फीट है और पद्म पीठम जो है वो 27 फीट है। अब ये त्रिदंडम और पद्म पीठम क्या है भाई, तो चलिए इसको भी एक पिक्चर से देख लेते हैं। देखिए ये पूरा का पूरा यहाँ पे स्टेच्यू है, ये पूरा का पूरा एक जो मतलब आश्रम है, कॉम्प्लेक्स है, आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे ये मेन स्टेच्यू है, ये क्या है, मेन स्टेच्यू है। लेकिन आप देखो कि इस स्टेच्यू के साथ और भी चीजें जुड़ी हुई हैं। जैसे अगर आप सबसे पहले देखो ये जो बोला जा रहा है, ये जो डंडा जैसे दिख रहा है, इसको एक्चुअल में बोला जा रहा है त्रिदंडम। क्या बोला जा रहा है, त्रिदंडम। क्या, त्रिदंडम, राइट। अच्छे से याद हो गया होगा आपको। त्रिदंडम का मतलब यहाँ पे ये है बेसिकली कि 3 डंडे। जी, तो बेसिकली ये बोला जा रहा है कि ये जो डंडा है उसकी जो हाइट है वो 135 फीट है। कितना है, 135 फीट है, ये आपको याद हो गया। अब अगर हम बात करें पद्म पीठम की तो वो कितना हाइट है, 27 फीट। पद्म पीठम क्या है भाई, ये भी देख लेते हैं। देखिए ये यहां से यहां तक, मतलब कि ये जो पूरा का पूरा इनका सिंहासन है बेसिकली वो क्या है, पद्म पीठम है, राइट। और इसकी जो हाइट है वो कितनी है, 27 फीट है। और अगर हम यहाँ पे विड्थ की बात करें, विड्थ ऑफ आइज की बात करें तो 6.5 फीट यहाँ पे विड्थ है और जो हाइट है वो 3 फीट है, राइट। तो आइज के टर्म में भी बात हो गई। तो ये बेसिकली यहाँ पे डायमेंशन है। यहाँ पे इस स्टेच्यू से रिलेटेड जितने भी पार्ट्स हैं वो डायमेंशन भी आपको अच्छे से याद हो जाना चाहिए, राइट। और देखिए यहाँ पे थोड़ा सा समझना जरूरी है त्रिदंडम को, राइट, बिकॉज त्रिदंडम का जो कॉन्सेप्ट है, इसकी जो मीनिंग है वो बहुत ब्रॉड है वैष्णव संप्रदाय में। तो मैं आपको बता दूं, त्रिदंडम जो है वो 3 विभाजित बांस पट्टियों से बना होता है और ये पूरे वर्ल्ड की 3 वास्तविकताओं का रिप्रेजेंटेशन करते हैं। यानी कि ये जो 3 डंडे हैं
इस ब्रह्मांड की 3 वास्तविकताओं का रिप्रेजेंटेशन करते हैं, प्रतिनिधित्व करते हैं। तो 3 जो वास्तविकताएं हैं या 3 जो सत्य हैं वो क्या हैं वो भी जान लीजिए। 3 जो सत्य हैं बेसिकली वो ये है, एक है प्रकृति, दूसरी है आत्मा, तीसरी है ईश्वर। जी हाँ, वैष्णव संप्रदाय में ये बोला जा रहा है कि पूरे ब्रह्मांड की ये 3 मतलब यहाँ पे ये सत्य हैं जिनको आपको समझना पड़ेगा। पहला सत्य है प्रकृति, दूसरा है आत्मा और तीसरा है ईश्वर। तो बेसिकली इन्हीं तीनों का रिप्रेजेंटेशन करते हैं त्रिदंडम। जी, मतलब कि हर एक डंडा जो है वो हर एक वास्तविकता का रिप्रेजेंटेशन करता है, राइट। और अगर मान्यताओं को देखें तो मान्यताओं के हिसाब से इन तीनों डंडों को कभी अलग नहीं करना चाहिए, और तीनों डंडों को बांधने के बाद जो एक डंडा तैयार होता है जिसको आप चौथा एक तरीके से सिंबल मान सकते हैं, इस चौथे डंडे का जो मीनिंग है वो मीनिंग ये है कि इन 3 डंडों से मिलकर बना हुआ या बंधा हुआ जो एक डंडा निकल कर आता है, यह डंडा भी एक रिप्रेजेंटेशन करता है किसी सन्यासी का या आचार्य का। और यह जो सन्यासी होता है, यह जो आचार्य होता है, वह भगवान और आत्मा के बीच मध्यस्थ के रूप में काम करता है, राइट। मैं आपको बता दूं कि जो त्रिदंड होता है, त्रिदंड को धारण करने वाले जो व्यक्ति होते हैं उनको त्रिदंडी कहा जाता है। क्या बोला जाता है? त्रिदंडी बोला जाता है, राइट। मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, ये वर्ड आपने जरूर कई बार सुना होगा, राइट। मैंने भी इसको बचपन में कई बार सुना है, मेरे दादाजी इसका कई बार जिक्र किया करते थे, त्रिदंडी। मतलब उनसे मिलने आने वाले जो लोग रहते थे वो कई बार इस वर्ड का जिक्र करते थे। तो यहाँ पे त्रिदंडी जो है वो आप अच्छे समझ लीजिए। त्रिदंडी किसको बोला जाता है? जो त्रिदंड को धारण करते हैं। और त्रिदंड कौन धारण करता है? वैष्णव संप्रदाय के लोग बेसिकली, राइट। तो त्रिदंडम जो है वो एक विशेष रूप से चुने हुए बांस का बना होता है, और बेसिकली ये उस बांस से लिया जाता है जिसमें एक ही गुच्छा हो। मतलब इसको आप समझ सकते हैं कि बांस के एक ही तने से इन 3 डंडों को सेलेक्ट किया जाता है, लिया जाता है। और मैं आपको बता दूं कि ये जो 3 बांस होते हैं, यानी 3 जो डंडे होते हैं, वो एक टुकड़ा होना चाहिए, यानी कि किसी भी डंडे में कोई छेद नहीं होना चाहिए, कोई भी डंडा टूटा हुआ नहीं होना चाहिए। और इसे बाद में काटा जाता है और इसको एक तरीके से 3 डंडों के रूप में बांधकर रखा जाता है और एक डंडा तैयार होता है, राइट। और जिसको हम बोलते हैं त्रिदंडम, राइट। और एक चीज और आप जान लीजिए कि त्रिदंडम को बनाने के लिए बांस को ही क्यों चुना जाता है, तो उसके पीछे भी रीजन है। बांस को चुने जाने का कारण यह है कि बांस का जो उपयोग था वह भगवान कृष्ण बांसुरी के रूप में करते थे, राइट। बांसुरी से ही मधुर संगीत बजाते थे भगवान कृष्ण, राइट। तो बांस को यूज करने का रीजन ये है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, यहाँ पे डायमेंशंस भी ढंग से समझ में आ गया होगा, याद भी हो गया होगा, राइट। और इसको अच्छे तरीके से दिमाग में सेट कर लीजिए, बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके किसी न किसी एग्जाम में पूछा जा सकता है। और अब जान लेते हैं कि यहाँ पे जो स्टैच्यू ऑफ इक्वालिटी है उसको स्टैच्यू ऑफ इक्वालिटी क्यों बोला जा रहा है, इसके पीछे भी क्या रीजन है, ये भी जानना बहुत जरूरी है। तो मैं आपको बता दूं, जैसे मैंने आपको बताया कि वसुधैव कुटुंबकम का जो कॉन्सेप्ट है पूरी वर्ल्ड कम्युनिटी में जो बेहतर तरीके से किसी ने अगर इसको पॉपुलराइज कराया है तो वह जो श्रेय है वो रामानुजाचार्य को जाता है। यानी स्वामी रामानुजाचार्य ने पूरी दुनिया में ये जो कॉन्सेप्ट रखा वसुधैव कुटुंबकम का, वह एक तरीके से ये बताता है कि पूरी दुनिया के लोग एक परिवार में रहते हैं, एक परिवार जैसे हैं, सबको मिलकर रहना चाहिए, किसी जाति धर्म का भेदभाव नहीं होना चाहिए। सोचिए कि सदियों पहले रामानुजाचार्य इस कॉन्सेप्ट को एक तरीके से इस कॉन्सेप्ट की एडवोकेसी करते हैं। सदियों पहले अगर उनके जन्म को देखें तो उनका जन्म 1017 ईस्वी में होता है, तब वो इस आइडिया को पॉपुलराइज करते हैं। लेकिन आज भी बड़े दुख की बात है कि पूरी दुनिया में कई हिस्से हैं, दुनिया के कई हिस्सों में आपको जाति धर्म और अलग अलग संप्रदायों पर लड़ने के लिए लोग मिल जाएंगे या इस मानसिकता वाले लोग मिल जाएंगे, राइट। और दूसरा पॉइंट यहाँ पे जान लीजिए दोस्तों, वो ये है कि यहाँ पे जो स्वामी रामानुजाचार्य हैं उनकी 1000वीं बर्थ एनिवर्सरी चल रही है, और इस 1000वीं बर्थ एनिवर्सरी को हम मना रहे हैं फेस्टिवल ऑफ इक्वालिटी के रूप में। जी हाँ, तो फेस्टिवल ऑफ इक्वालिटी को ही बेसिकली सिंबलाइज किया गया है स्टैच्यू ऑफ इक्वालिटी से, राइट। तो ये भी आप दिमाग में रखिए। और तीसरा पॉइंट अगर हम यहाँ पे समझने की कोशिश करें तो मैं आपको बता दूं कि ही इंकरेज टेम्पल्स टू ओपन देयर डोर्स टू एवरीवन इर्रिस्पेक्टिव ऑफ कास्ट और पोजीशन इन सोसाइटी। मतलब उन्होंने ये मत दिया, लोगों को ये समझाया कि जो मंदिर हैं वो सबके लिए खुलने चाहिए,
सारे संप्रदायों के लिए खुलने चाहिए, किसी जाति और धर्म का इसमें वो नहीं रहना चाहिए, राइट। तो ये एक तरीके से इक्वालिटी को जस्टिफाई करता है, एक रीजन ये भी है। और रामानुजाचार्य की जो सोशल फिलॉसफी रही है, वो फिलॉसफी एक तरीके से पूरी दुनिया में जो एक तरीके से कास्ट सिस्टम की बाउंड्रीज हैं, उन बाउंड्रीज को खत्म करने की फिलॉसफी है, खत्म करने की एडवोकेसी करती है, राइट। तो ये अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब कि इनकी जो सोशल फिलॉसफी है वो पूरी मानव जाति को गले लगाने के लिए प्रेरित करती है, राइट। और मैं आपको बता दूं कि उन्होंने वसुधैव कुटुंबकम का जो प्रोपगेशन किया है वो अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको आप अच्छे से दिमाग में रखिए, ये किसी न किसी एग्जाम में जरूर पूछा जा सकता है, राइट। और अगर हम यहाँ पे देखें कि इस स्टैच्यू को बनाने का एम क्या है, पर्पज क्या है, तो मैं आपको बता दूं दोस्तों, यहाँ पे देखिए कि ये जो स्टैच्यू है वो स्टैच्यू क्या है, यहाँ पे स्वामी रामानुजाचार्य के 1000वीं बर्थ एनिवर्सरी के रूप में मनाए जाने के लिए, इसको सिंबलाइज करने के लिए बेसिकली इसको बनाया जाता है। एक पर्पज तो ये है। दूसरा ये है कि जो आने वाली जनरेशन है, आने वाली जो पीढ़ी है, उसको स्वामी रामानुजाचार्य की जो मोस्ट इन्फ्लुएंशियल जो थिंकिंग है या जो थॉट्स हैं उससे एक तरीके से प्रभावित करना है या उनसे इन्फ्लुएंस कराना है आने वाली पीढ़ी को, राइट। तो डेफिनेटली यहाँ पे श्री रामानुजाचार्य का जो कॉन्सेप्ट है वसुधैव कुटुंबकम, जिस तरीके से उन्होंने थॉट प्रोसेस रखा है या उनकी जो सोशल फिलॉसफी है, उसे हम सबको अपनाना चाहिए। और एक तरीके से हम सबको, चाहे किसी भी जाति के हों, किसी भी धर्म के हों, किसी भी संप्रदाय के हों, हम सबको एक परिवार के जैसे अपने देश को समझना चाहिए, इस दुनिया को समझना चाहिए और गले मिलकर रहना चाहिए। बिकॉज ये जब थॉट प्रोसेस होगा, ऐसी जब मानसिकता होगी, तो इस खूबसूरत धरती में एक अलग ही दुनिया नजर आएगी, राइट दोस्तों। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा बहुत अच्छे से। इसमें जो भी आपको अगर और कुछ जानना हो, उसके टर्म में आपको कुछ और एक्सप्लेनेशन चाहिए, तो आप मुझे कमेंट करिए, डेफिनेटली उस पर एक वीडियो बनाने की कोशिश की जाएगी। अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी तो इसको आप लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि इंपॉर्टेंट वीडियोज की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। और अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा करंट अफेयर्स पढ़ना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, तो इसी चैनल पे हम रोज़ सुबह 6:30 बजे आपके लिए करंट अफेयर्स की भी एक सीरीज चला रहे हैं। उसमें आपको रोज़ सुबह 6:30 बजे इंपॉर्टेंट जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस हैं वो देखने को मिलते हैं। आप लोग इस सीरीज से जरूर जुड़िए, बिकॉज इसमें जो क्वेश्चंस डिस्कस किए जाते हैं अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, बहुत रिलेवेंट होते हैं आपके आने वाले कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए। और डिटेल में समझने के लिए किसी भी दिन का करंट अफेयर हो, चाहे वो नेशनल लेवल का हो, चाहे वो इंटरनेशनल लेवल का इवेंट हो, उसकी डिटेल नॉलेज लेने के लिए आप हमारी साइट पे जा सकते हैं। वहाँ पे ये जो डिफरेंट इवेंट्स होते हैं, इनका पॉइंट वाइज वहाँ पे डिस्कशन किया जाता है। आप वहाँ पे जाके इन पॉइंट्स को पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं और याद कर सकते हैं, जो कि आपके आने वाले कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बहुत ही हेल्पफुल हो सकते हैं। तो चलता हूँ, आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक हैव अ नाइस डे, ग्रेट डे एंड थैंक यू।